हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। बेटा पढ़ाई शुरू करें। तो हमारी सीए इंटर टैक्स में अभी हम जीएसटी शुरू किया है। हमने एक इंट्रोडक्शन की छोटी सी क्लास करी थी। आज हमने उसी क्लास को बेटा जी कंटिन्यू करना है। तो अभी हम आगे और जीएसटी के छोटे छोटे एस्पेक्ट्स पढ़ेंगे। जो मैंने आपको हैंड आउट भेजा है अभी वो पूरा नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। उसमें कई सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको बहुत बेहतर समझ में आएंगी अगर हम उन्हें आने वाले चैप्टर्स के बाद एक बार पढ़ें, तो वो आपके लिए एक समरी का काम करेगा, ठीक है। अभी मैं पढ़ा दूंगा उसको, जस्ट रीड करोगे, ज्यादा कुछ समझ नहीं आएगा, फिर अपने आप को परेशान करने वाली बात है, ठीक है। तो जब हम उन चैप्टर्स को डिटेल में पढ़ लेंगे तो हम उनको पढ़ेंगे। जैसे मैंने लास्ट क्लास में आपको रजिस्ट्रेशन के बारे में बताया था, मैंने उसके अंदर आपको कुछ लिमिट्स बताई थी। मैंने बताया था 20 लाख की लिमिट जनरलिटी में होती है। स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं हमारे 4, जिनके अंदर ये लिमिट 10 लाख रुपए की हो जाती है। और एक नोटिफिकेशन है कि जहां सिर्फ गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, एक्सेप्ट अ फ्यू एक्सेप्शंस, वहां पे 40 लाख की लिमिट है रजिस्ट्रेशन के लिए। तो ये मैंने आपको बहुत शॉर्ट में बताया था, लेकिन रजिस्ट्रेशन के लिए एक अलग से पूरा चैप्टर है जिसमें मैं ये आपको सारी डिटेल्स याद कराऊंगा और अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। तो तब अगर आप ये नोट्स पढ़ोगे तो आपके लिए एक रिविजनरी नोट्स बन जाएंगे, समरी बन जाएगी, राइट। तो आज हमने वही वही बातें करनी है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, और चिंता नहीं करनी है, आपको सारे नोट्स जो आपके हैं ये कवर होंगे, सो डोंट वरी, ठीक है। आज हम एक छोटी सी चीज जो पढ़ने वाले हैं आपके नोट्स में से, वो पढ़ेंगे मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी, ठीक है। मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे पहले पढ़ना थोड़ा जरूरी है ताकि आपको एक अंडरस्टैंडिंग बने। जैसे आईटीसी आपको लास्ट क्लास में समझ में आ गया होगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट। मैं उसी कॉन्सेप्ट को और थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना चाहता हूं और उसको थोड़ा ऐड ऑन करना चाहता हूं, ताकि आने वाले समय में अगर हम एक आधा क्वेश्चन कोई करें या कोई कॉन्सेप्ट पढ़ें तो हमारे बेसिक्स क्लियर हो, ठीक है ना। व्हाट इज मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी, इसके लिए मैं एक छोटी सी इलस्ट्रेशन आपको बताता हूं, ठीक है। मान लीजिए कि एक ट्रेडर है, ठीक है ना। मान लीजिए एक ट्रेडर है, हमारे फेवरेट ट्रेडर कौन है बेटा जी? जेठालाल। जेठालाल प्रोपराइटर गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है ना। अच्छा, लेट से जेठालाल जी मुंबई में रहते हैं। तो मुंबई कौन से स्टेट में आता है बेटा? महाराष्ट्र। बहुत अच्छा बेटा, भारत का नंबर 1 स्टेट है कोरोना वायरस में भी, वेरी गुड। तो महाराष्ट्र है। अच्छा, मान लीजिए जेठालाल जी यहां से हरियाणा से रॉ अपना सामान खरीदते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट खरीदते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए जेठालाल जी ने 1 लाख रुपए का कुछ सामान खरीदा हरियाणा से। तो 1 लाख रुपए पे सबसे पहले तो मेरा आपसे सवाल है, लास्ट क्लास में आपने पढ़ा है, अब आप अपने आप को जवाब दें, ठीक है। अगर आपका सवाल का जवाब सही है तो अपने आप को एक कैडबरी एक्लेयर्स खरीद के दे दे और वो मेरी तरफ से इनाम समझ ले। अगर गलत है तो बेटा मेरे लिए एक रख लें, जब मिलेंगे तब दे देना, ठीक है। हाँ, याद रखना। अच्छा, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अगर जेठालाल जी ने हरियाणा से महाराष्ट्र में सामान खरीदा है तो जेठालाल जी अपने जो वेंडर हैं उन्हें कौन सा टैक्स देंगे? क्या वो उन्हें सीजीएसटी देंगे, क्या एसजीएसटी देंगे, क्या यूटीजीएसटी देंगे या आईजीएसटी देंगे? ये मेरा सवाल है आपसे, ठीक है। जवाब मन में आ गया? चलो अब मैं इसका सवाल का जवाब बताता हूं। जेठालाल जी पे करेंगे आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड, क्योंकि ये एक इंटर स्टेट सेल है, क्लियर है। मान लीजिए जेठालाल जी ने इसके ऊपर 18% का जीएसटी पे कर दिया तो 18,000 हो गया, ठीक है ना। तो जेठालाल जी ने फुल पे किया 1,18,000 रुपए, ठीक है जी। अब जेठालाल जी कहते हैं ओके, ये तो मैंने पे किया, ये मेरी कॉस्ट थोड़ी है, मैं इसका क्रेडिट ले लेता हूं, ऑल राइट। अब जेठालाल ने यही मटेरियल जो है वो आगे लेट से 2 लाख रुपए का बेचा, बहुत प्रॉफिट कमा रहे हैं जेठालाल जी। लेकिन ये जो इन्होंने बेचा है ये मुंबई में ही बेचा है, ठीक है, मुंबई में ही बेचा है, यानी विद इन द स्टेट। यानी ये कौन सी स्टेट, कौन सी सेल है बेटा? इंट्रा स्टेट सेल। अच्छा, तो जेठालाल जी ने इसके ऊपर क्या कलेक्ट किया होगा बेटा? फिर से वही सवाल, क्या सीजीएसटी कलेक्ट किया होगा, एसजीएसटी कलेक्ट किया होगा, यूटीजीएसटी कलेक्ट किया होगा या आईजीएसटी कलेक्ट किया होगा? सर मेरे को याद है आपने लास्ट क्लास में बताया था, आई होप आप ऐसा ही कुछ सोच रहे हो कि सर मेरे को याद है आपने लास्ट क्लास में बताया था कि साइमल्टेनियस लेवी होगा सीजीएसटी और एसजीएसटी का, करेक्ट बेटा।
तो यहां पे CGST लग जाएगा @9%, तो ये कितना हो जाएगा 18,000, और SGST लग जाएगा @9%, 18,000। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? क्लियर है? तो अब 36,000 रुपए आपने टोटल टैक्स के नाम पे कलेक्ट करे अपने कस्टमर से, तो 2,36,000 आपने अपने कस्टमर से कलेक्ट करा। अब आपने टू द गवर्नमेंट क्या पे करना है? आपने टू गवर्नमेंट पे करना है, एक तो CGST 18,000 रुपए का, और एक SGST, ठीक है ना, 18,000 रुपए का। तो अब मेरा सवाल आपसे यह है कि ये जो आपके पास ITC पड़ा है, ये IGST का क्रेडिट है, क्या आप ये IGST का क्रेडिट CGST और SGST को पे करने में यूज कर सकते हैं? समझ में आ रही है? क्या आप ये IGST का क्रेडिट, क्या आप ये IGST का क्रेडिट CGST और SGST को पे करने में यूज कर सकते हैं? तो ये सवाल है, ठीक है। आप इस सवाल का जवाब नहीं दे सकते क्योंकि अभी तक मैंने आपको मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ क्रेडिट नहीं पढ़ाया है। मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन का क्या कॉन्सेप्ट है समझिएगा, कि आप कौन सा क्रेडिट, कौन से टैक्स का क्रेडिट, कौन से टैक्स की पेमेंट करने में यूज कर सकते हैं, ये है मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ ITC, ठीक है ना बेटा। तो सवाल मैंने आपके सामने प्रस्तुत कर दिया है, इस सवाल को मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बनाया है। इसका जवाब अब अभी थोड़ी देर में देखेंगे जब हम इस चीज को अच्छे से पढ़ लेंगे। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? क्लियर है? प्लीज मेरी बात का ध्यान रखें बेटा, प्रैक्टिकली भी जितना IGST लगता है उसको हाफ हाफ करके CGST लगा दिया जाता है, साइमल्टेनियस लेवी लगा दिया जाता है। तो यूजुअली यही होता है कि मान लो एक प्रोडक्ट है, अगर वो इंट्रा स्टेट सेल कर रहे हैं तो CGST लगेगा, SGST लगेगा हाफ हाफ, लेकिन अगर वही इंटर स्टेट सेल कर रहे हैं तो उस पर IGST लग जाता है जस्ट टोटल अमाउंट का, टैक्स रेट चेंज नहीं होता है। प्रैक्टिकली सिचुएशन आपको इंडिया की अभी बता रहा हूं, तो ये एक कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में बैठा लें, ठीक है। CGST और SGST का साइमल्टेनियस लेवी होता है, दोनों सेम रेट पे लगाए जाते हैं। ओके, इतनी बात समझ में आ रही है। बट अब सवाल होता है कि ITC का मैनर क्या है यूटिलाइजेशन का, कौन सा क्रेडिट कहां यूज किया जा सकता है। अब मेरी बात सुनिए जरा, अगर आपके पास CGST का क्रेडिट है, ठीक है, अगर आपके पास CGST का क्रेडिट है, इसको आप कैन बी यूटिलाइज्ड टू पे, सबसे पहले CGST ऑब्वियसली, फिर दूसरा IGST। किसका? IGST। ये बात समझ में आ रही है। अब दूसरी बात समझते हैं, जो SGST का क्रेडिट है उसको आप कैन बी यूटिलाइज्ड टू पे ऑब्वियसली SGST और IGST। फिर अगर बात करें कि IGST का, इसके साथ ना UTGST ऑटोमेटिकली समझ लो, UTGST इसके साथ हमेशा स्लैश में पढ़ेंगे, तो अगर मैं कभी लिखना भी भूल जाऊं तो ध्यान रखना, जो मैं SGST के लिए बात बता रहा हूं वही बात UTGST के लिए भी लग रही है। और IGST की अगर बात करें तो इसका क्रेडिट आप सबसे पहले IGST पे करने में यूज करेंगे, फिर भी अगर बच गया क्रेडिट तो CGST पे करने में यूज करेंगे, और फिर अगर क्रेडिट बच गया तो आप SGST पे करने में यूज करेंगे। समझ में आ रही है? तो यानी कि IGST जो है वो क्रेडिट IGST में भी यूज हो जाता है, CGST में भी यूज हो जाता है, SGST में भी यूज हो जाता है। फिर आपके मन में सवाल आता है कि सर क्या हम CGST का क्रेडिट यूज करके SGST पे कर सकते हैं? तो इसका जवाब है बेटा बिग नो, नहीं कर सकते। और सर क्या SGST का क्रेडिट CGST पे करने में यूज कर सकते हैं? इसका भी जवाब है बेटा जी बिग नो, ये नहीं कर सकते हैं। तो ये मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ क्रेडिट की एक आउटलाइन है, एक ओवरव्यू है जो मैंने आपको दिया। समझ रहे हैं इसको? तो बेटा अगर हम अपने वापस एग्जाम्पल में जाते हैं तो हमारे पास क्रेडिट किसका है? हमारे पास क्रेडिट है IGST का, और हमें पे क्या करना है? CGST और SGST। क्या IGST का क्रेडिट IGST के अलावा किसी टैक्स में यूज किया जा सकता है? यस सर। CGST में यूज किया जा सकता है, SGST में यूज किया जा सकता है। तो ठीक है बेटा,
इसका मतलब है मैं इधर सीजीएसटी में से पहले आईटीसी एडजस्ट कर लूंगा 18,000 रुपए का, ये मेरे को कुछ नहीं देना, और ये 18,000 रुपए मेरे को पे करना है कैश में। व्हेन आई से कैश, आई डोंट मीन लिटरली कैश, आई मीन कि आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, ऑब्वियसली बैंक अकाउंट के थ्रू, ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू आप पेमेंट करेंगे, ठीक है। ये मत सोचना कि बैंक में जाके लाइन में खड़े होना पड़ेगा कैश जमा कराने के लिए, ठीक है। तो इतनी बात अगर आपको समझ में आ रही है बेटा, तो हम विजयी हुए इस कॉन्सेप्ट को समझने में। इसको आपके नोट्स में से भी देख लेते हैं, जहां से मैं पढ़ा रहा हूं प्लीज वही देखेंगे। तो यहां पे देखिए 11th पॉइंट है आपके नोट्स में, 11th पॉइंट है मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी। कह रहे हैं आईटीसी ऑफ सीजीएसटी and SGST UGST is available throughout the supply chain, but cross utilization of credit of CGST and SGST UTGST is not possible. ये बात समझ में आ रही है? That is CGST credit cannot be utilized for payment of SGST UTGST and SGST UTGST credit cannot be utilized for payment of CGST. However, cross utilization is allowed between CGST, SGST, UTGST and IGST. That is credit of IGST can be utilized फॉर द पेमेंट ऑफ सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी एंड वाइस वर्सा। तो देख लें, एक यहां पे समरी फ्लो चार्ट बना रखा है कि जो सीजीएसटी का क्रेडिट है, ठीक है जी, वो आप सीजीएसटी को पे करने में और आईजीएसटी को पे करने में यूज कर सकते हैं। जो एसजीएसटी और यूटीजीएसटी का क्रेडिट है वो आप एसजीएसटी, यूटीजीएसटी और आईजीएसटी को पे करने में यूज कर सकते हैं। आईजीएसटी का जो क्रेडिट है वो आप आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी को पे करने में यूज कर सकते हैं। लेकिन आप सीजीएसटी और एसजीएसटी, यूटीजीएसटी देखो दोनों तरफ एरो है, ना इसका इधर यूज हो सकता है ना इसका इधर यूज हो सकता है, तो इसलिए क्या लिखा हुआ है, नो क्रॉस यूटिलाइजेशन परमिसेबल। तो कोई भी क्रॉस यूटिलाइजेशन बेटा जी परमिसेबल नहीं है। क्लियर इनफ? कोई भी क्रॉस यूटिलाइजेशन परमिसेबल नहीं है, ठीक है। पक्की बात समझ में आ गई? क्लियर है? इसके बाद हम देखते हैं, ये आपकी एक इलस्ट्रेशन नंबर 1 है जो हमने पढ़नी है, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 1 देखते हैं, ये आपको सिर्फ एक बेसिक आइडिया देने के लिए यहां पे दी गई है। इंट्रा स्टेट सप्लाई, मिस्टर ए, अ मैन्युफैक्चरर इन राजस्थान हैज सप्लाइड गुड्स वैल्यूड ₹1 लाख टू मिस्टर बी, अ डीलर इन राजस्थान। तो मिस्टर ए सप्लायर हो गए, मिस्टर बी क्या हो गए, कस्टमर हो गए इस केस में। फिर आगे मिस्टर बी सप्लाइड द सेट गुड्स टू मिस्टर सी इन राजस्थान। तो राजस्थान का राजस्थान में ही जा रहा है। तो अगर इसको मैं पिक्टोरिकली रिप्रेजेंट करूं तो 3 लोग हैं, ए बी सी, ये भाई साहब भी राजस्थान में है, ये भाई साहब भी राजस्थान में है, ये भाई साहब भी राजस्थान में। तो जब ये भाई साहब इनको सामान भेजेंगे तो ये सीजीएसटी और एसजीएसटी का साइमल्टेनियस लेवी करेंगे, और जब ये भाई साहब इनको सामान बेचेंगे तो ये भी सीजीएसटी और एसजीएसटी का साइमल्टेनियस लेवी करेंगे, ठीक है ना। फिर वो आगे कह रहे हैं मिस्टर बी ने इसको क्या किया, 20% एडिशन कर दी वैल्यू में। तो 20% एडिशन करिए वैल्यू में और यू आगे बेच दिया। यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द टैक्स पेबल बाय मिस्टर ए एंड मिस्टर बी इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेट ट्रांजैक्शन, अज्यूमिंग दैट द रेट ऑफ जीएसटी इज 18%। व्हेन आई से रेट ऑफ जीएसटी इज 18% और उसमें साइमल्टेनियस लेवी होता है, तो इसको हाफ करके सीजीएसटी और एसजीएसटी में लगाएंगे, कहीं 18-18 मत लगा देना। When they say rate of GST is 18%, तो आपने उसे SGST और CGST को 9% करके लगाना है। अच्छा IGST है तो वो टोटल 18% लग जाएगा। When they say rate of GST is 18%, that means the total amount of GST, यहां पे बात कर रहे हैं। लेकिन अगर वो आपसे कहते हैं कि CGST 9% है, तो साइमल्टेनियसली सेम रेट आपने SGST में लगाना है। थोड़ी लैंग्वेज को समझना सीखना है आपने, ठीक है। ऑल्सो डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू अर्न्ड बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। अब देखो मैं इस क्वेश्चन को तो बड़ी आसानी से कर सकता हूं। अब जब मिस्टर ए ने इसको सामान बेचा होगा तो मिस्टर ए ने 1 लाख रुपए पे एक तो सीजीएसटी चार्ज किया होगा 9,000 और एसजीएसटी चार्ज किया होगा 9,000, तो टोटल 1,18,000 रुपए चार्ज किए होंगे। अब मिस्टर बी ने इनका आईटीसी ले लिया, इसलिए ये कॉस्ट में ऐड नहीं होंगे, और मिस्टर बी की कॉस्ट कितनी रहेगी, 1 लाख। इसमें उन्होंने 20% वैल्यू एडिशन करनी है, यानी 1,20,000। तो यानी मिस्टर बी ने जो सामान सी को बेचना है वो कितने में बेचना है, 1,20,000, और 1,20,000 पे 9% निकाल लेते हैं, आता है 10,800। तो सीजीएसटी 10,800 और एसजीएसटी 10,800 हो जाएगा। तो यानी आप
आपने 1,20,000 में 141,600 टोटल कलेक्ट करे हैं मिस्टर सी से। अब सवाल का जवाब ये आता है कि अब मैंने अपने गवर्नमेंट को कितने पैसे देने हैं, तो अमाउंट पेबल टू द गवर्नमेंट यहां पे निकाल देता हूं आपके लिए। अमाउंट पेबल टू द गवर्नमेंट। अब अगर मिस्टर ए द्वारा बात की जाए तो मिस्टर ए को सीजीएसटी पे करना है 9,000 और एसजीएसटी पे करना है 9,000। इनके पास कोई आईटीसी है ही नहीं क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन है चेन में, तो इनके पास तो आईटीसी है ही नहीं, इन्होंने पीछे किसी को टैक्स थोड़ी दिया, ठीक है ना। अगर दिया हो या उसकी डिटेल दी हो क्रेडिट की तो वो हम माइनस कर देंगे। तो यहां पे तो कुछ नहीं है, यानी अमाउंट पेबल जो है वो यहां पे भी 9,000 है और यहां पे भी 9,000 है। फिर अगर हम बात करते हैं मिस्टर बी ने जितना पैसा देना है गवर्नमेंट को, तो उन्होंने भी सीजीएसटी देना है और एसजीएसटी देना है। अच्छा, कितना कितना देना है? 10,800 और 10,800। लेकिन मिस्टर बी ने अपनी परचेजेस पे जो टैक्स पे किया था उसका इनको क्रेडिट मिला है, तो इनको 9,000 रुपए का क्रेडिट मिला है सीजीएसटी का और 9,000 रुपए का क्रेडिट मिला है एसजीएसटी का। आपस में क्रॉस यूटिलाइजेशन अलाउड नहीं है सीजीएसटी एसजीएसटी की, तो इसलिए यहां पे इनको कैश में, यानी ऑब्वियसली मैंने बोला ना बैंक से कितना पे करना पड़ेगा, 1,800 रुपए और यहां पे भी कितना 1,800 रुपए। अगर आप देखें गवर्नमेंट के पास टोटल कितना पैसा गया, 9,000 प्लस 1,800 10,800 और 9,000 प्लस 1,800 10,800 21,600, ठीक है ना। इसका आंसर आप देख लें अपने नोट्स में, वही होगा जो मैंने लिखवाया है, वही देखो ना, 9 पर 9,000 9,000 और यहां 10,800 10,800। अब गवर्नमेंट को कितना देना है, 10,800 माइनस 9,000 1,800, 10,800 माइनस 9,000 1,800, तो सीजीएसटी 1,800 एसजीएसटी 1,800। समझ में आ रही है? गवर्नमेंट को कितना रेवेन्यू हुआ, ए ने भेजा 9,000 और बी ने भेजे 1,800, टोटल 10,800 का रेवेन्यू हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट को और टोटल 10,000 का 800 का रेवेन्यू होगा स्टेट गवर्नमेंट को। ये बेटा क्वेश्चन समझ में आया? क्लियर है? ये बहुत सिंपल था क्योंकि इसमें बिल्कुल स्टेट इंट्रा स्टेट वाली बात थी। ऐसा नहीं है कि इंटर स्टेट में कोई मुश्किल हो जाएगी, ठीक है ना, इंटर स्टेट भी आसान ही रहेगा। यू जस्ट हैव टू रिमेंबर द ऑर्डर ऑफ सेट ऑफ, ठीक है। तो अब इंटर स्टेट सप्लाई का भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं जो आपकी इलस्ट्रेशन 2 है। दिस इज जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, पेपर में ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे इतने नल्ले, ठीक है ना, पेपर में थोड़ा लेवल ज्यादा आएगा। ओके, तो यहां पे पढ़ते हैं मिस्टर एक्स अ मैन्युफैक्चरर इन राजस्थान, पहला बंदा राजस्थान, हैज सप्लाइड गुड्स वैल्यूड ₹1 लाख टू मिस्टर ए अ डीलर इन राजस्थान। तो एक्स भी राजस्थान में, ए भी राजस्थान में। फिर इस मिस्टर ए ने आगे सप्लाई किया सेट गुड्स टू मिस्टर बी इन मध्य प्रदेश, तो मिस्टर बी अब मध्य प्रदेश में पहुंच गए हैं भाई, आफ्टर मेकिंग वैल्यू एडिशन ऑफ 20%। अब इसमें मिस्टर बी भी आगे भेज रहे हैं, मिस्टर बी फर्दर सप्लाइड द गुड्स टू मिस्टर सी ऑफ मध्य प्रदेश आफ्टर मेकिंग वैल्यू एडिशन ऑफ 20%। तो यहां पे अगर हम देखें, एक्स है, ए है, बी है और सी है। एक्स भाई साहब हैं राजस्थान के, ए भाई साहब भी हैं राजस्थान के, बी भाई साहब हैं एमपी के और सी भाई साहब हैं एमपी के, ठीक है। अब जब राजस्थान सामान बेचा जाएगा तो यहां लगेगा साइमल्टेनियस लेवी ऑफ सीजीएसटी एज वेल एज एसजीएसटी। जब राजस्थान से मध्य प्रदेश सामान भेजा जाएगा यहां लगेगा आईजीएसटी, और जब मध्य प्रदेश से मध्य प्रदेश सामान बेचा जाएगा तो यहां लगेगा सीजीएसटी और एसजीएसटी, साइमल्टेनियस लेवी। आगे वो आपसे कह रहे हैं यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द टैक्स पेबल बाय मिस्टर एक्स, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेट ट्रांजैक्शन assuming the rate of GST is also 18%, also determine the revenue earned by central and स्टेट गवर्नमेंट। तो आपसे कह रहे हैं भाई उनका रेवेन्यू भी बताओ हमें। तो चलो इसको ना अलग से ही शीट पे करते हैं, यहाँ इतनी जगह नहीं है। सबसे पहले तो मिस्टर ए की सप्लाईज की बात करें, मिस्टर ए छोड़ो, मिस्टर एक्स की बात करते हैं। पहला बंदा इधर मिस्टर एक्स वाला है ना, जो राजस्थान का है, ठीक है ना। अच्छा, इसने कितने का सामान करा है, तो इसकी ट्रांजैक्शन वैल्यू कितनी है,
इसकी ट्रांजैक्शन वैल्यू है 1 लाख, और सिंस इन्होंने राजस्थान से सामान राजस्थान में ही बेचा है मिस्टर ए को, तो इधर लगेगा CGST और SGST। CGST लगेगा @9% यानी 9000, और SGST लगेगा @9% यानी कि 9000। ठीक है, और इधर टोटल हो जाएगा 1,18,000। अब पेबल टू गवर्नमेंट बाय मिस्टर एक्स कितना पे करना है? मिस्टर एक्स ने एक तो CGST पे करना है 9,000, और एक SGST पे करना है 9,000। भाई साहब पहले हैं चेन में, इनके पास कोई भी क्रेडिट ITC नहीं है, इसलिए इन्हें सारा कैश में पे करना है 9,000। ठीक है, क्लियर है? चलो अब बात करते हैं दूसरे व्यक्ति की, जो कि है मिस्टर ए। मिस्टर ए की ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या है? बाय द वे मिस्टर ए राजस्थान के हैं, इन्होंने सामान बेचा है मिस्टर बी को, जो कि मध्य प्रदेश के हैं। ठीक है बेटा, अब बात करते हैं ट्रांजैक्शन वैल्यू की। तो इन्होंने 1 लाख रुपए में सामान खरीदा था, इनकी कॉस्ट 1 लाख ही रहेगी, क्योंकि इन भाई साहब को टैक्सेस का क्रेडिट मिल रहा है, तो वो टैक्सेस कॉस्ट में ऐड नहीं होंगे, सिर्फ वही टैक्स कॉस्ट में ऐड होते हैं जिनका क्रेडिट नहीं मिलता है। ठीक है ना? तो 1 लाख है, उसके अंदर इन्होंने 20% वैल्यू एडिशन करी है, तो इनकी ट्रांजैक्शन वैल्यू जो है वो 1,20,000 है। एंड सिंस नाउ इट इज एन इंटरस्टेट सेल, वी विल अप्लाई IGST @18%। ठीक है ना? GST का रेट टोटालिटी में सेम वही रहता है, याद रखिएगा। तो 1,20,000 का 18% आ जाएगा आपका 21,600। ठीक है ना? तो यहां पे टोटल जो हमारी अमाउंट जो हमें कलेक्ट करना है अपने कस्टमर से, 141,600 करना है। अब सवाल यह है कि पेबल टू द गवर्नमेंट बाय मिस्टर ए क्या है? ठीक है, मिस्टर ए को कितनी कमाई हो रही है? तो अब यहां पे बात करते हैं कि मिस्टर ए को IGST पे करना पड़ रहा है गवर्नमेंट को, सिर्फ और सिर्फ IGST ही पे करना पड़ रहा है, और वो है 21,600 का। इनके पास ITC है तो, लेकिन वो जो ITC है वो CGST का है। क्या हम CGST का क्रेडिट IGST को पे करने में यूटिलाइज कर सकते हैं? हाँ सर, CGST पहले CGST में यूटिलाइज होगा, और अगर CGST का बैलेंस खत्म हो गया या नहीं है तो बाकी बचा क्रेडिट IGST में यूटिलाइज कर सकते हैं। इस केस में IGST है ही नहीं, तो हम जितना भी CGST का क्रेडिट है, कितने का है, 9,000 पे किया था, वो यूज कर सकते हैं, और सर SGST का भी क्रेडिट यूज कर सकते हैं 9,000। तो यहां पे 9,000 9,000 माइनस करने के बाद 18,000 रुपए हमने पे करने हैं गवर्नमेंट को कैश में। ये बात समझ में आई? चलिए नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं, थर्ड पे बात करते हैं मिस्टर सी की। मिस्टर सी नहीं, मिस्टर सी थोड़ी आएंगे, मिस्टर बी आएंगे ना। हाँ, मिस्टर बी की। तो बात करते हैं मिस्टर बी की। मिस्टर बी जो कि मध्य प्रदेश में रहते हैं और आगे सामान बेच रहे हैं मिस्टर सी को, जो कि मध्य प्रदेश में ही है। ठीक है, तो क्लियर है ये बात? तो इसके अंदर देखते हैं इनकी ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या है। इन्होंने भी कॉस्ट में 20% वैल्यू एडिशन किया है, इनके लिए कॉस्ट 1,20,000 हो जाएगी, क्योंकि इनको भी तो क्रेडिट मिला है। 1,20,000 प्लस 20% बेटा जी 1,44,000। अब क्योंकि ये इंट्रा स्टेट सेल है, इस पे लगेगा CGST @9%, तो 1,44,000 इंटू 9%, ये आ गया 12,960, प्लस इसको SGST भी चार्ज करना है, साइमल्टेनियस लेवी होता है ना, तो 12,960 कस्टमर से आपने कितने रुपए कलेक्ट करने हैं ये पता लगा लें, तो दैट विल बी 144 प्लस 12,960 प्लस 12,960। ठीक है, सो दैट कम्स आउट टू बी 169,920। क्लियर है? अब पेबल टू द गवर्नमेंट बाय मिस्टर बी।
मिस्टर बी को पे करना है CGST 12,960 रुपए का और SGST 12,960 रुपए का। क्या मिस्टर बी के पास कोई ITC है? हाँ, इनके पास ITC है। इन्होंने पे किया है ना 18,000 रुपये, 21,600 रुपये का IGST। तो फिर यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? पहले IGST का क्रेडिट यूज करेंगे। IGST का क्रेडिट पहली प्रेफरेंस CGST को देता है। तो पहले हम 12,960 रुपये हमें जितने चाहिए वो यहाँ से यूटिलाइज करके इसको खत्म कर लेंगे। हमारे पास 21,600 रुपये का क्रेडिट था जिसमें से हमने 12,960 यूटिलाइज कर लिया। तो 21,600 माइनस 12,960 ये बेटा निकल के आता है 8,640। इतने का क्रेडिट बचा है, ये क्रेडिट हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं 8,640 और माइनस कर दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे 12,960 माइनस 8,640 ये आपका आ गया 4,320। ये इन्हें पे करना है कैश में। समझ में आ रही है बेटा? चलो इसको चेक कर लेते हैं अब। हाँ, तो आंसर देख रहे थे हम यहाँ पे। तो देखिए ये तो हाँ मिस्टर ए वाला 9,000 क्लियर है, ये पे करेगा सीधे सीधे 9,000। क्रेडिट इसके पास है नहीं। 1,20,000 रुपये 21,600 का IGST बनता है, ये IGST पे करेंगे। CGST का 9,000 का क्रेडिट, इसका 9,000 का क्रेडिट, तो 3,600 आ जाएगा। अरे तो मैंने तो शायद इसमें गलत लिख दिया। मैंने यहाँ पे ये 99, अरे बाप रे, मैंने 18,000 लिखा हुआ है, गलत लिख दिया है। ये गलती होगी मैथ्स की थोड़ी। 3,160 ही तो आता है 21,600 में से 9,000 और 9,000 माइनस करके। ठीक है बेटा, तो ये सॉरी, ध्यान रखना है इसका। वापस आ जाते हैं इस पे। फिर इस भाई साहब ने आगे नेक्स्ट बी ने बेचा सी को, तो 12,960 का CGST SGST और 12,960 में से क्रेडिट IGST का ले लिया 12,960 का, तो कुछ नहीं पे करना कैश में CGST के नाम पे। और SGST में बचा हुआ IGST का क्रेडिट 8,640, तो 4,320 पे करा। ठीक है ना, तो ये हमने सही किया है। हमने भी तो यही किया, देखो यहाँ पे ये 12,960 में से IGST 12,960 और 12,960 में से 8,640, तो 4,320 कैश में पे किए। क्लियर है यहाँ तक? अब हमने क्या बनाना है? अब हमने बनाना है स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू earned बाय द गवर्नमेंट। ठीक है जी, स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू अर्न बाय द गवर्नमेंट। तो कौन सी गवर्नमेंट ने कितनी कमाई करी है वो देखना है। अब इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो हमारे एक मिस्टर एक्स हैं, ठीक है ना, एक मिस्टर ए है, एक मिस्टर बी है, एक मिस्टर सी है। गुड्स जो हैं वो एक्स बेच रहा है राजस्थान से ए को, जो कि राजस्थान में ही है। फिर ए बी को बेच रहा है जो कि MP में है, और सी जो फाइनल कस्टमर है वो भी MP में। तो अगर आप सोचें बेटा, गुड्स पहले राजस्थान टू राजस्थान मूव हुई, फिर MP मूव हुई और फिर MP में ही मूव हुई। तो गुड्स का ओरिजिन कहाँ है? राजस्थान। और गुड्स की जो फाइनल कंजम्पशन है, तो कंजम्पशन की डेस्टिनेशन कहाँ है? MP। डेस्टिनेशन वर्ड से कुछ याद आ रहा है? GST इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। तो जहां इसकी डेस्टिनेशन है उस गवर्नमेंट को टैक्स मिलना चाहिए। यानी टैक्स कौन सी गवर्नमेंट को मिलना चाहिए? एक मिलना चाहिए MP गवर्नमेंट को, एक मिलना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो हाउ दैट हैज बीन मेड पॉसिबल इन ऑल दीज ट्रांजैक्शन, वो अभी हमने समझना है। ठीक है बेटा, तो मैं कुछ कॉलम्स बना लेता हूं। एक कॉलम बनाता हूं मैं पर्टिकुलर्स का, जिसके अंदर मैं ट्रांजैक्शंस डिटेल्स लिखूंगा। फिर एक कॉलम बना लेता हूं मैं सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए कि सेंटर को क्या क्या मिला, और एक कॉलम में बना लेता हूं अपना राजस्थान गवर्नमेंट के लिए कि राजस्थान गवर्नमेंट को क्या मिला, और लास्ट कॉलम में बना लेता हूं अपना मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के लिए। ठीक है, तो राजस्थान गवर्नमेंट, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, इनको क्या क्या मिल रहा है। तो पहली ट्रांजैक्शन अगर देखें, व्हेन गुड्स आर सोल्ड बाय X टू A, तो X टू A है, तो X भाई साहब हमारे राजस्थान में है और
ए भी राजस्थान में है, तो अभी इस ट्रांजैक्शन में डेस्टिनेशन ए है, राजस्थान है, ठीक है ना, ए राजस्थान वाला है। तो जो 9,000 रुपए का सीजीएसटी और एसजीएसटी का साइमल्टेनियस लवी है, तो 9,000 रुपए सीजीएसटी के जाएंगे गवर्नमेंट के पास, कौन सी, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, और 9,000 रुपए एसजीएसटी के जाएंगे अभी राजस्थान गवर्नमेंट के पास। ये बात समझ में आती है? एमपी के पास कुछ नहीं गया क्योंकि अभी एमपी इन्वॉल्व ही नहीं है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं इसके अंदर। सेकेंड ट्रांजैक्शन है व्हेन गुड्स आर सोल्ड बाय ए टू बी। अच्छा, ए है राजस्थान से और बी है एमपी से, तो ये हो गई आपकी इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन। इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन पे आईजीएसटी लगता है, आईजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है और उसे आगे बांटती है, ठीक है। आईजीएसटी किसको मिल रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट को मिल रहा है, ओके। और वो कैसे बट रहा है, कैसे हो रहा है, ये हम हिसाब देखेंगे। इसको आगे समझाने से पहले मैं एक एग्जांपल लेना चाहता हूं, जरा एग्जांपल अलग से लेके चलते हैं। मान लीजिए कि मेरे दो दोस्त हैं, लेट्स से यश है एक, ठीक है, एक अनिरुद्ध है। अनिरुद्ध को हम प्यार से इडली भी बुलाते हैं, इनका फेवरेट फूड है बेटा, एंड फेवरेट वेपन भी। इडली की स्पेलिंग अगर अनिरुद्ध गलत हो तो मुझे मत मारना इडली से, ठीक है बेटा। अच्छा चलिए, तो ये रहा मैं राजपाल। अब एक बात समझते हैं कि यश भाई साहब से मैंने 9,000 रुपए लेने थे और अनिरुद्ध से भी मैंने 9,000 रुपए लेने हैं। बात समझ में आई? क्लियर है? मैंने यश से कितने लेने हैं? 9,000 रुपए, और अनिरुद्ध से कितने लेने हैं? 9,000 रुपए। ये बात समझ में आती है, ठीक है। अच्छा, ड्यू टू सम ट्रांजैक्शन, मतलब कुछ ट्रांजैक्शन ऐसी हुई मेरे और यश के बीच में कि अब मुझे यश के करीबन 21,600 रुपए पे करने हैं, ठीक है। तो 21,600 रुपए की मेरी लाइबिलिटी आ गई यश के टुवर्ड्स, तो मुझे ये पे आउट करनी है। तो मैं यश से कहता हूं कि यश, 21,600 रुपए में से जो यश मैंने तेरे से लेने थे 9,000 रुपए, एक तो वो माइनस कर अपने वाले। यश कहता है हां, मैंने तुम्हारे 9,000 रुपए देने थे, वो माइनस कर दो। फिर मैं कहता हूं कि अनिरुद्ध ने भी ना मेरे 9,000 रुपए देने हैं, तुम एक काम करना, अनिरुद्ध से 9,000 रुपए ले लेना। यश कहता है ओके ठीक है, मैं अनिरुद्ध से 9,000 रुपए ले लूंगा। तो बाकी बचा, देखो 21,600 में से 9,000 और 9,000 माइनस कर दिया, तो 3,600 रुपए जो है वो भाई मैं तुझे कैश में दे देता हूं। तो अगर हम इसमें सोचें तो यश को क्या क्या मिला? यश को एक मिले 9,000 रुपए फ्रॉम अनिरुद्ध, और 3,600 रुपए मिले कैश फ्रॉम राजपाल। तो यश को कुल मिला के कितने रुपए मिले इस वजह से? 12,600। यह बात समझ में आई? यहां तक क्लियर है? अब नाम थोड़े बदलते हैं, यश को बदल के रख देते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, अनिरुद्ध को बदल के रख देते हैं स्टेट गवर्नमेंट, और इस एग्जाम्पल के केस में राजस्थान गवर्नमेंट, ठीक है। और राजपाल जो है आपका, वो हमारा जो बंदा है जो टैक्स पे करेगा, जो ट्रांजैक्शन में एंटर कर रहा है, यानी मिस्टर ए हो गया। मिस्टर ए ऑलरेडी आईटीसी होल्ड करता है 9,000 रुपए का सीजीएसटी का और 9,000 रुपए का एसजीएसटी का। मिस्टर ए की लाइबिलिटी आई आईजीएसटी की, जो किसके पास जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, ठीक है ना। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के 21,600 रुपए देने हैं, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्स यानी सीजीएसटी से 9,000 रुपए सेट ऑफ कर देता है आईटीसी, और फिर एसजीएसटी से 9,000 रुपए सेट ऑफ करता है। तो 9,000 रुपए ये स्टेट गवर्नमेंट वाले हैं जो अब स्टेट सेंटर को देगी, और 3,600 रुपए कैश में पे कर देता है। तो इस एग्जाम्पल को अगर आप समझ पाए हो तो मैं यहां अगर आऊं तो व्हेन गुड्स आर सोल्ड बाय ए टू बी, तो कैश रिसीव्ड कितना किया?
आईजीएसटी में कैश मिला ना, तो गवर्नमेंट को कितना मिला, सेंटर को 3,600 रुपए। और फिर ट्रांसफर फ्रॉम राजस्थान गवर्नमेंट, क्योंकि मैंने एसजीएसटी को यूटिलाइज किया था, 9,000 रुपए यहां पे आ गए और राजस्थान गवर्नमेंट को 9,000 रुपए देने पड़े। ये बात समझ में आई? यहां तक क्लियर है कि नहीं क्लियर? ओके, ये इस टेबल की सीमा में आ रहा है, इसको मैं यहां पे क्लोज कर देता हूं। हाँ ठीक है। अब तीसरी ट्रांजैक्शन की बात करते हैं। व्हेन गुड्स आर सोल्ड बाय मिस्टर बी टू मिस्टर सी, ठीक है, मिस्टर बी भी एमपी के हैं और मिस्टर सी भी एमपी के हैं। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं, ऐसा ही सिमिलर, यही जो दोस्ती वाला एग्जांपल है ना, ऐसे ही एक सिमिलर और एग्जांपल ले लेते हैं, मैं यहीं पे ले रहा हूं। तो मान लीजिए, अब फिर से दो बच्चों का नाम ले लेता हूं, मान लो एक मानसी है, इस बार लड़कियों का नाम लेते हैं और इनकी परम मित्र है स्नेहा, ठीक है ना, मानसी और स्नेहा है, और ये फिर से कौन आ गया, राजपाल। अब मानते हैं कि मैंने मानसी से 21,600 रुपए लेने थे। कितने रुपए लेने थे? 21,600 रुपए। क्लियर है? अब बिकॉज ऑफ सम ट्रांजैक्शन नाउ आई ओ 12,960 रुपीज टू मानसी एंड 12,960 रुपीज टू स्नेहा। चेक कर लो एक बारी, 1,44,000 था ना ट्रांजैक्शन वैल्यू और उसका 9%, हाँ 12,960 रुपए, ठीक है। तो मैंने अब ये देने हैं 12,960 रुपए। मैंने मानसी से कहा, मानसी सुन, ये जो तेरे से मैंने 21,600 रुपए लेने थे ना, उसमें से 12,960 रुपए काट ले। मानसी कहती ठीक है, तो 12,960 रुपए काट लिए। अब मैंने मानसी से कितने रुपए लेने? 12,960 में से, सॉरी 21,600 में से 12,960 काटो, तो मैंने अभी मानसी से और 8,640 रुपए लेने। तो मैं मानसी को कहता हूं, मानसी एक काम करना, ये जो 8,640 रुपए तू स्नेहा को दे दियो ना प्लीज। तो 8,640 रुपए स्नेहा को दे दिए, 8,640 रुपए स्नेहा को कह दिया, स्नेहा तुम ये 8,640 रुपए प्लीज मानसी से कलेक्ट कर लेना। यहां तक समझ में आ गया? तो स्नेहा कहती अच्छा बाकी के पैसे, तो मैं कहता हूं वो मैं कैश में दे देता हूं। तो 12,960 माइनस 8,640 कितना हो गया? 4,320। क्लियर है कि नहीं? इसको अगर नाम बदले तो मानसी कौन है अब? सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। स्नेहा कौन है? स्टेट गवर्नमेंट। और ये कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है? मध्य प्रदेश। अच्छा, राजपाल आपका हो गया, यहां पे कौन हो गया? मिस्टर बी। मिस्टर बी के पास ऑलरेडी आईजीएसटी का क्रेडिट था 21,600 का, जो सेंट्रल गवर्नमेंट को उसने दे रखा था। किसको जमा है? वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जमा है, ठीक है ना। अच्छा, अब उसने एक इंट्रा स्टेट सेल करी, तो उसकी आउटवर्ड लाइबिलिटी बनती है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की और स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स मध्य प्रदेश वाले की 12,960 और 12,960। तो उसने सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को जाना है, सेटल कर दिया आईजीएसटी के क्रेडिट से, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास था। तो नक्की हो गई बात। फिर उसने स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का है, वो एडजस्ट किया 8,640 रुपए विद आईजीएसटी। आईजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ये 8,640 रुपए किसको देगी? मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को, ठीक है। और मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को 4,320 रुपए कैश में भी मिल गए। तो अब अगर हम इन सरकारों का रेवेन्यू देखें तो इस ट्रांजैक्शन की वजह से कैश कितना रिसीव हुआ है और किसको रिसीव हुआ है? कैश रिसीव हुआ है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को। कितना? 4,000 कितना था भाई? 320 रुपए, 4,320 रुपए। और ट्रांसफर फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि एसजीएसटी को पे करने के लिए आईजीएसटी का क्रेडिट यूज हुआ है। ट्रांसफर फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट कितना है भाई? 8,900 नहीं 8,640, 8,640 रुपए यहां, और यहां पे 8,640 रुपए नेगेटिव हो जाएंगे क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट को देने पड़ रहे हैं इस ट्रांजैक्शन की वजह से।
अब जरा नेट इफेक्ट देखें तीनों गवर्नमेंट के पास तो क्या था, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट को पहले 9,000 मिले, फिर स्टेट से ट्रांसफर आया 9,000 का और 3600 रुपए कैश, फिर उसको 8,640 रुपए माइनस करने हैं क्योंकि मध्य प्रदेश को देने पड़े 12,960। और राजस्थान गवर्नमेंट को क्या हुआ, 9,000 आया 9,000 चला गया, इनको मिला ठुल्लू, ठीक है। और मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को क्या मिला, 4,320 रुपए इन्हें कैश में मिल गए और 8,640 रुपए गवर्नमेंट ने दे दिए सेंट्रल ने, तो 12,960। देख रहे हो फाइनली, देखो क्या हुआ, साबित हो गया ना कि जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, क्योंकि जो डेस्टिनेशन थी फाइनल कंजम्पशन की मध्य प्रदेश गवर्नमेंट, उसे टैक्स मिल रहा है, राजस्थान गवर्नमेंट को कुछ नहीं मिला। राजस्थान गवर्नमेंट को इसलिए नहीं मिला क्योंकि कंजम्पशन ऑफ द गुड्स डिड नॉट हैपन इन राजस्थान। इफ द चेन स्टॉप्ड इन राजस्थान देन राजस्थान गवर्नमेंट वुड हैव गॉट सम टैक्सेस। समझ में आ रही है कि नहीं? तो ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए बेटा, ये आपको बहुत अच्छे से समझ आना चाहिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी फिर हमें आगे आने वाले समय में, ठीक है। चलो इसको चेक कर लेते हैं हमने ये वाला पॉइंट भी सही किया है कि नहीं। देखो वही 12,960 12,960, और अगर आपने इसको चेक करना है तो हमारे फाइनल जो प्रोडक्ट बिका था वो 1,44,000 का था और उसका 9% अगर आप निकालते हैं तो 12,960 ही आएगा। 1,44,000 इंटू 9%, तो ये 12,960 ही आ रहा है। तो यानी जो फाइनल प्रोडक्ट है उसी पे 9% टैक्स लग के आया है। कैन यू सी द ब्यूटी एंड द फ्लॉलेसनेस ऑफ दिस सिस्टम? आपको समझ में आया है? समझ में आना चाहिए बेटा, ठीक है ना। तो ये हमारा एक पोर्शन खत्म हुआ जिसमें हमने आईटीसी कैसे लेते हैं, आईटीसी क्या होता है और आईटीसी का मैनर क्या होता है ये पढ़ा है। दो एग्जांपल्स की मदद से इसको समझने की कोशिश की है। क्लियर है बेटा जी? चलो शाबाश। अब आगे बढ़ते हैं। छोटे छोटे थ्योरी कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो मैं अभी कह दूंगा कि नहीं जरूरत है, बाद में पढ़ाने हैं क्योंकि उनके ऊपर एक पर्टिकुलर बड़ा चैप्टर है, ठीक है। और कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो मैं कह दूंगा भैया रीड करने हैं तुम्हारी मर्जी है, नहीं करने हैं तुम्हारी मर्जी है, ठीक है, वो देख लेना। सबसे पहले गुड्स एंड सर्विस टैक्स पोर्टल क्या होता है बेटा? एक वेबसाइट है www.gst.gov.in। आपको जीएसटी रजिस्टर करवाना है, इस वेबसाइट पे जाओ। पे करना है, इस वेबसाइट पे जाओ। जीएसटी रिटर्न भरनी है, इस वेबसाइट पे जाओ। जीएसटी से रिलेटेड कोई अमेंडमेंट करनी है, कुछ काम करना है, आप इस वेबसाइट पे जाओगे। ये वेबसाइट को पोर्टल कहा जाता है, जीएसटी पोर्टल। ये पोर्टल मैनेज करता है एक सेपरेट एंटिटी जिसका नाम है जीएसटीएन, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क एक अलग एंटिटी है। सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से इसे इनकॉर्पोरेट किया गया है। ये सर्विसेज देता है, शेयर्ड सर्विसेज देता है, आईटी रिलेटेड, मैनेजमेंट रिलेटेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये सारी बात आप यहां पढ़ सकते हैं। जीएसटीएन स्टैंड्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क, अ स्पेशल पर्पस व्हीकल। व्हीकल माने व्हीकल नहीं, एक एंटिटी स्पेशल पर्पस के लिए बनाई गई है। अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 called the GSTN has been set up to cater to the needs of GST. The GSTN provides a shared IT infrastructure and services to central and state governments, taxpayers and other stakeholders for implementation of GST. उन्हीं का एक जीएसटी का इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल है gst.gov.in, अ वेबसाइट मैनेज्ड बाय जीएसटीएन। इसमें अभी आप इतना ही पढ़ेंगे। जीएसटीएन के सारे पर्पसेस वगैरह जो फंक्शंस हैं वो आप एक बारी रीड कर सकते हैं, बाकी इन्हें एंड के थ्योरी चैप्टर्स में हमने अच्छे से पढ़ना ही है। क्लियर है? चलो, जीएसपीज एंड एएसपीज क्या होते हैं? जीएसपी बेटा जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर, ये रिटर्न भरने में मदद करते हैं। दीज आर सिमिलर टू व्हाट वी स्टडीड इन डीटी एज टैक्स रिटर्न प्रिपेयरर्स, ठीक है। टैक्स रिटर्न प्रिपेयरर्स होते थे ना वहां पे, यहां पे जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर्स है। GSP stands for GST Suvidha Provider. A GSP is considered as an enabler for the taxpayer to comply with the provisions of the GST law through its web platform. GSPs develop applications to be used by taxpayers for interacting with the GSTN, Goods and Services Tax Network. They facilitate the taxpayer in uploading invoices as well as filing of returns and act as a single stop shop for GST related services. They customize products like that address the needs of different segments of users. GSPs may take the help of application service provider जो ASP होते हैं,
हु एक्ट एज अ लिंक बिटवीन टैक्स पेयर्स एंड जीएसपी। ठीक है, इस पे इतना ही है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, फुल फॉर्म याद होनी चाहिए। टैक्सेस सबस्यूम्ड अंडर जीएसटी, ये आपका इंपॉर्टेंट है फॉर अ स्मॉल थ्योरी क्वेश्चन एज वेल एज फॉर एमसीक्यू। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राइट एनी 4 टैक्सेस, नेम एनी 4 टैक्सेस विच वर सबस्यूम्ड अंडर जीएसटी। और स्पेसिफिकली भी पूछा जा सकता है नेम एनी 4 टैक्सेस चार्ज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट विच वर सबस्यूम्ड अंडर जीएसटी, या नेम एनी 4 टैक्सेस चार्ज बाय द स्टेट गवर्नमेंट विच वर सबस्यूम्ड अंडर जीएसटी। एमसीक्यू में आपसे पूछा जा सकता है, 4 ऑप्शन दे देंगे और कहेंगे कि इन ऑप्शंस में से एक टैक्स है जो जीएसटी में सबस्यूम नहीं हुआ, उसे पहचानो, या एक टैक्स है 4 ऑप्शन में से जो जीएसटी में सबस्यूम हो गया है, उसे पहचानो। तो ये सारे टैक्सेस हैं, ऑब्वियसली सारे याद नहीं रख पाओगे, मैं कुछ इंपॉर्टेंट मार्क करा दूंगा। सेंट्रल गवर्नमेंट में सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, ये याद रखना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। ड्यूटीज ऑफ एक्साइज मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशंस, मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशंस पे अलग ड्यूटीज ऑफ एक्साइज लगती थी, वो भी सबस्यूम हुई है, इन्हें याद रखना इतना जरूरी नहीं है। एडिशनल ड्यूटीज कोई गुड्स ऑफ स्पेशल इंपॉर्टेंस है उस पे एक्साइज एक्स्ट्रा लगता है, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एडिशनल ड्यूटीज ऑफ एक्साइज टेक्सटाइल एंड टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एडिशनल ड्यूटीज ऑफ कस्टम्स कॉमनली नोन एज सीवीडी, इसे काउंटर वेलिंग ड्यूटी भी कहा जाता है। ठीक है ना, ये चार्ज की जाती थी इंपोर्ट्स पे, ठीक है ना, चार्ज की जाती थी इंपोर्ट्स पे, लिखो साथ साथ में, चार्ज्ड ऑन इंपोर्ट्स टू प्रोवाइड अ लेवल प्लेइंग फील्ड टू डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स। होता क्या था बेटा कि इंडिया में जब आप मैन्युफैक्चर करते थे आप पे एक्साइज ड्यूटी लगती थी, बाहर वाली कंट्रीज जब इंडिया में सामान बेचती हैं तो वहां एक्साइज ड्यूटी लगती नहीं थी, तो उनके प्रोडक्ट्स कंपैरेटिवली सस्ते हो जाते थे इंडिया में। तो इंडियन गवर्नमेंट ने क्या कहा, कहते कि हम अपने इंडिजीनियस लोकल मैन्युफैक्चरर से तो एक्साइज ड्यूटी लेते ही हैं, जो इंपोर्ट करके आ रहा है उससे कस्टम ड्यूटी तो लेंगे, एक एक्स्ट्रा ड्यूटी लेंगे जो कि एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम कहलाई जाएगी, काउंटरवेलिंग ड्यूटी कहलाई जाएगी, और वो उनसे लेंगे ताकि हमारे जो इंडिजीनियस मैन्युफैक्चरर्स हैं उनका प्रोडक्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरली महंगा ना हो। तो वो ये ना कहें कि यार हमारे प्रोडक्ट पे ड्यूटी है, बाहर वालों पे ये वाली ड्यूटी नहीं है, तो हमने उस पे भी लगा दी, हमने कहा आओ तुम भी आओ, तुम्हें भी पे लेंगे। इतना मैं तुम्हें बता रहा हूं इसके बारे में, यानी ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर स्पेशल एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम्स, ये वैट की जगह लगाई गई थी, जैसे ये एक्साइज की जगह लगाई गई थी, ये वैट की जगह लगाई गई थी। सर्विस टैक्स, सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज पे टैक्स चार्ज करती थी, सर्विस टैक्स, और सेंट्रल सेल्स टैक्स, ये वाले भी इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल सरचार्जेस एंड सेसेस सो फार एज दे रिलेट टू सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ो। फिर स्टेट टैक्सेस की बात करें तो स्टेट वैट वेरी इंपॉर्टेंट, गवर्नमेंट चार्ज करती थी, स्टेट गवर्नमेंट, तो वो सबस्यूम हो गया। लग्जरी टैक्स होटल्स में, स्पाज में, इन सब में लगता था, सबस्यूम हो गया, अब जीएसटी लगेगा। एंट्री टैक्स, जो व्हीकल्स किसी भी स्टेट में आ रहे होते थे गुड्स लेके, उनको अलग से टैक्स देना पड़ता था, हर स्टेट चार्ज नहीं करता था, इसका एग्जांपल ऑक्ट्रॉय है, वो भी सबस्यूम कर लिया गया। फिर एंटरटेनमेंट एंड अम्यूजमेंट टैक्स, ये आपका मूवी थिएटर्स में वगैरह में लगता था, कहते नहीं थे कि टैक्स फ्री हो गई है मूवी, तो ये वाला टैक्स लगता था, एंटरटेनमेंट एंड अम्यूजमेंट टैक्स, ठीक है ना, तो ये भी हट गया। ये सारे जो टिक मार्क कर रहा हूं वो याद रखना है। एक्सेप्ट व्हेन लेविड बाय लोकल बॉडी, वो अलग है। टैक्सेस ऑन एडवर्टाइजमेंट, परचेज टैक्स, टैक्सेस ऑन लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग, ये याद रखिएगा। स्टेट सरचार्जेस एंड सेसेस सो फार एज दे रिलेट टू सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये एवं ही है, बाकी आपको सिर्फ एक रीड करना है। जिन टैक्सेस पे मैंने टिक मार्क किया है ये आपको याद होने चाहिए कि ये सेंट्रल के और ये स्टेट के टैक्सेस हैं जो सबस्यूम किए गए जीएसटी द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भूलना नहीं है, इसमें कुछ समझना नहीं है, ये याद करने हैं बेटा, ठीक है ना, कोई ऑप्शन नहीं है इसके अलावा। 1-2 नंबर लूज नहीं करना चाहते तो ये याद कर लो, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिगार्डिंग टैक्सेस इन इंडिया, बेटा इन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस का एग्जाम में आने का जो चांस है वो उतना ही है जो सैनिटाइजर छोड़ने के बाद हाथ में जर्म्स रह जाते हैं,
कहते नहीं है सैनिटाइजर लगाओ तो 99.9% जर्म्स मर जाते हैं, 0.01 बचते हैं। उतना ही चांस है इस पर्टिकुलर टॉपिक से पेपर में क्वेश्चन आने का। फिर भी सिंस यू आर अ कॉमर्स स्टूडेंट, आपने सिविक्स भी पढ़ी हुई है, आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए। थोड़ा आइडिया विद इन द नेक्स्ट 5 मिनट्स मैं आपको दूंगा। बाकी अगर आपकी उत्सुकता जागती है तो यू हैव अ गुड लॉट ऑफ theory that I have given you in this notes and then you can read them whenever you wish। ठीक है, जितना मैं पढ़ाने की कोशिश करूंगा वो आपकी सिर्फ जनरल नॉलेज पढ़ा रहा हूं, पेपर में आने का इसका कोई चांस नहीं है मेरे लाल। ठीक है, देखो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, पहली बात, मोदी जी आए अपना 8 नवंबर 2016 ऐतिहासिक दिन 8 बजे आके कहते हैं मित्रों आज रात से 500 और 1000 के नोट नहीं चलेंगे। हमने कहा जी ठीक है जी मोदी जी। अब सोचो कल मोदी जी आए 8 बजे रात को, कहते मित्रों आज से हम एक नया टैक्स लगा रहे हैं, ये टैक्स हम सब पे लगा रहे हैं, ऐसी की तैसी जो भी है टैक्स देगा ये। तो क्या मोदी जी ऐसा कर सकते हैं? मोदी जी कौन है? मोदी जी भैया प्राइम मिनिस्टर हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के वो हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रतिनिधि हैं। तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट एम ही कोई टैक्स लगा सकती है? कोई भी गवर्नमेंट उठ के कभी भी टैक्स लगा सकती है? गवर्नमेंट को पावर कौन देता है बेटा? गवर्नमेंट को पावर देता है कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन पावर देता है। तो आर्टिकल हम सबसे पहले पढ़ेंगे 265। पहला पॉइंट आर्टिकल 265। आर्टिकल 265 बड़ी सिंपल सी बात कहता है कि नो टैक्स शैल बी लेविड। देखो यहां पे लिखा भी होगा कहीं, हाँ, नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। अगर अथॉरिटी ऑफ लॉ नहीं है तो कोई टैक्स कलेक्ट नहीं किया जाएगा, और अथॉरिटी ऑफ लॉ देता कौन है? कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है ना? द टर्म अथॉरिटी ऑफ लॉ मीन्स दैट द टैक्स प्रपोज्ड टू बी लेविड मस्ट बी विद इन द लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस ऑफ द लेजिस्लेचर इंपोजिंग द टैक्स। ठीक है ना? उसकी पावर्स में होना चाहिए। उसकी पावर्स कहां से आ रही है भैया? अपना आर्टिकल 245 देखो, पार्ट 11 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद रिलेशनशिप बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। द पावर फॉर एनैक्टिंग द लॉज इज कॉन्फर्ड ऑन द पार्लियामेंट एंड ऑन द लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट। आर्टिकल 245 ऑफ द बाय द आर्टिकल 245 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आर्टिकल 245 क्या कहता है? कहता है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए जो लॉज हैं वो बनाएगी पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के 2 हाउस होते हैं बेटा, लोकसभा राज्यसभा। उसके बाद प्रेसिडेंट भैया साइन करेंगे तो लॉ बन जाएगा। और स्टेट के लिए आपकी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, एक होती है विधानसभा, एक विधान परिषद, और बाद में आपके गवर्नर साहब जो होते हैं वो उसको अप्रूव करते हैं, तो वो लॉ बन जाएगा स्टेट पर्टिकुलर के लिए। ठीक है, ये हम आर्टिकल 245 में पढ़ रहे हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है ना? फिर हमारे पास आता है आर्टिकल 246। आर्टिकल 246 क्या कहता है? इट गिव्स द रिस्पेक्टिव अथॉरिटी टू यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट फॉर लेविंग टैक्सेस। Whereas Parliament makes laws for the whole of India or any part of the territory of India, the state legislature make laws for the whole or part of the state। जो मैंने आपको बताया, इनकी पावर आर्टिकल 246 के 7th शेड्यूल में इनको दी गई है। इज दैट क्लियर? 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट है, आपने सिविक्स में भी पढ़ा होगा, एक यूनियन लिस्ट, एक स्टेट लिस्ट और एक कॉन्करेंट लिस्ट। तो इनकी जो एंट्री नंबर 82 से 92 सी करके है, कुछ देखूं जरा एक बारी, हाँ देखो मेरे को याद भी है, 82 से 92 सी है जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट का जो लिस्ट 1 है उसमें उसकी पावर्स हैं, और एंट्री नंबर 45 टू 63 है जो कि हमारे स्टेट गवर्नमेंट की पावर्स हैं टू अप्लाई टैक्सेस, टू लेवी टैक्सेस। ठीक है ना? अब मुद्दा क्या था कि स्टेट के पास अलग पावर है टैक्स लगाने की, सेंटर के पास अलग पावर है टैक्स लगाने की, दोनों के पास कंबाइंड पावर नहीं है। हमें कंबाइंड पावर चाहिए थी, तो इसलिए कंबाइंड पावर लाने के लिए हमने नया आर्टिकल लाया, अमेंडमेंट 101st अमेंडमेंट एक्ट लाया, और उसमें 246A नया आर्टिकल लाया गया। तो यहां पे देखिए, ये पूरा आप रीड कर सकते हैं, ये आपके रीड के लायक है। ओके, गुड रीड। The constitutional provisions hitherto had delineated separate powers for center and states to impose various taxes. Whereas the center levied excise duty on all goods produced or manufactured in India, the states levied value-added tax once the goods entered the stream of trade upon completion of manufacture. History बता रहे हैं यहाँ पे, हिस्ट्री बता रहे हैं कि सेपरेट सेपरेट टैक्स होता था। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती थी? एक्साइज ड्यूटी लगाती थी जो मैन्युफैक्चर पे होती थी। स्टेट गवर्नमेंट क्या करती थी? जब वो गुड्स ट्रेड की स्ट्रीम में आ जाते थे तो उनपे क्या लगाती थी? वैट। ठीक है ना? वैल्यू एडेड टैक्स।
With respect to goods imported from outside the country into India, center levied basic custom duty and additional duties of customs together with applicable cesses. अभी हमने पढ़ा ना additional duties of customs, CVD में लिखवाया ना ऊपर countervailing duty. तो जब गुड्स इंडिया में इंपोर्ट होती है तो कौन सी गवर्नमेंट टैक्स लगाती थी? सेंट्रल गवर्नमेंट. फिर इंटरस्टेट सेल्स में सेंटर हैज द पावर टू लेवी अ टैक्स कॉल्ड द सेंट्रल सेल्स टैक्स. नाम से ही पता लग रहा है सेंट्रल सेल्स टैक्स. लेकिन इसे स्टेट गवर्नमेंट्स ही रख के रिटेन कर लेती थी, कलेक्ट करती थी और रिटेन कर लेती थी. द टैक्स इज कलेक्टेड एंड रिटेन्ड एंटायरली बाय द स्टेट्स. एज फॉर सर्विसेज इट इज द सेंटर अलोन. सर्विसेज के लिए सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स चार्ज करती थी, स्टेट गवर्नमेंट को कोई अधिकार नहीं था सर्विसेज के लिए. तो जो सर्विस टैक्स होता था वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का होता था. सो दैट वाज एम्पावर्ड टू लेवी सर्विस टैक्स. इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी. अब यहां से मुद्दे की बात शुरू हो रही है. Introduction of the GST required amendments in the constitution so as to simultaneously empower the center and the states to levy and collect this tax. The Constitution of India has been amended by the Constitution 101st Act for this purpose. Article 246 से बताया था ना, इसको याद करना जरूरी है, MCQ में पूछा जा सकता है. 246A of the Constitution empowers the central government and the states to levy and collect GST collectively. ठीक है ना, दोनों को सेम ताकत दी. अब इसके बाद का जो कंटेंट है बेटा, मर्जी है. ठीक है, ये वाला लेटर व्हील स्टडी अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे जीएसटी नहीं लगता. ये वाला पेट्रोलियम, एविएशन, टर्बाइन फ्यूल, डीजल, इन सब चीजों पे जीएसटी अभी नहीं लगता, बाद में लगेगा फ्रॉम अ डेट टू बी नोटिफाइड. ये भी लेटर लिख रहा हूं, लेटर का मतलब है हम पढ़ेंगे इनके रिस्पेक्टिव चैप्टर में. ठीक है ना. अच्छा, एनालिसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपकी मर्जी रीड है, मर्जी आए तो रीड करो, ना भी आए तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, कोई तुम्हारा कोई नुकसान नहीं हो रहा. रेफरेंस पर्पसेस के लिए मैंने डाल दिया, ये नहीं बोलना कि सर ने बताया नहीं. ठीक है ना, तो इसलिए मैंने डाल दिया है, आप बाद में देख सकते हैं आराम से, आपकी मर्जी है बेटा जी. बात आती है गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल. एक काउंसिल बनाया गया, एक बॉडी बनाई गई, गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल, जो हमारी गवर्नमेंट्स को वो क्या करती है, सजेशंस देती है, एडवाइस देती है. ठीक है ना, कि जीएसटी में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. ठीक है, ये काउंसिल का आपने मेंबर्स और वाइस चेयरमैन कौन होता है ये सब देख लेंगे. रोल ऑफ जीएसटी काउंसिल आप रीड कर सकते हैं, इसके ऊपर सेपरेट चैप्टर है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. मतलब सेपरेट चैप्टर नहीं है, एक चैप्टर का पार्ट है, ये थ्योरी है, बड़ी मतलब ओके, कोई दिक्कत नहीं है. ये बता लेता हूं, चलो मेंबर्स कौन होते हैं. एक तो आपका जो चेयरमैन है वो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होता है, जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं. अभी जो तत्कालीन है वो हमारी श्रीमती निर्मला सीतारमन जी हैं, तो वो है. फिर आपके यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू और फाइनेंस, जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, और मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस और टैक्सेशन और एनी अदर मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय ईच स्टेट गवर्नमेंट. तो स्टेट गवर्नमेंट का जो फाइनेंस मिनिस्टर है या जो स्टेट गवर्नमेंट ने नॉमिनेट कर रखा हो वो इसके मेंबर्स बनते हैं. ठीक है, और ये लोग ये सारे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं. ठीक है ना, डिसाइड करते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है. ये वाली चीजें अब अगर आप 4-5 चैप्टर पढ़ने के बाद रीड करोगे ना तो आपको कुछ लॉजिक भी समझ में आएगा. अभी मैं ये पढ़ाने लग पड़ूंगा, इतना बोरिंग लगेगा, कुछ समझ भी नहीं आएगा, इसीलिए मैं हटा रहा हूं. मैं ये कोई भगाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं गाइस, इस पे आएंगे हम, डोंट वरी. ठीक है, चलो. अब ये चीजें नहीं, अभी काम की नहीं है. बॉडी ऑफ जीएसटी लॉ. जीएसटी लॉ आता कहां से है? जैसे हमने इनकम टैक्स में पढ़ा था कि सबसे पहले इनकम टैक्स एक्ट है 1961, फिर इनकम टैक्स रूल्स है 1962, फिर फाइनेंस एक्ट एनुअल होती है, वो हमारा सोर्स ऑफ लॉ है. ठीक है ना, फिर उसके बाद हमारी नोटिफिकेशंस हैं, सर्कुलर्स हैं. ठीक है, फिर केस लॉज हैं. वैसे ही जीएसटी लॉ का क्या सोर्स है? जीएसटी लॉ सबसे पहले 4 जीएसटी है हमारे, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी. इन सब के एक्ट्स अलग अलग हैं. हमारे सिलेबस में सीए इंटर में सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज एक्ट है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज एक्ट है टू अ लिमिटेड एक्सटेंट. ये हमने सिलेबस में नहीं है, ये सिलेबस में नहीं है. गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट नहीं है, क्योंकि गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट बेटा जी हर स्टेट का अलग है. ठीक है ना, तो हम कितने स्टेट्स के पढ़ लेंगे भाई, तो ये सिलेबस में नहीं है. ठीक है ना, और स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज एक्ट ये कॉम्पनसेशन टू स्टेट है, और ये स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट है, ये है फॉर 29 स्टेट्स एंड 2 यूनियन टेरिटरीज डीम्ड टू बी स्टेट्स, जिनका लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, अलग अलग है. फिर रूल्स हैं, ये रूल्स हमने पढ़ने हैं, ये रूल्स हमने पढ़ने हैं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं. ठीक है ना, ये नहीं, ये नहीं, ये हमारे सिलेबस में ही नहीं है. फिर नोटिफिकेशंस हैं सबकी, सेंट्रल की, आईजीएसटी की, यूटीजीएसटी की. जो मैं बताऊंगा वही नोटिफिकेशंस पे ध्यान देना है. सारी नोटिफिकेशंस करा दूंगा,
और कुछ सर्कुलर्स हैं, वो सर्कुलर्स भी हम पढ़ेंगे। तो ये हमारा सोर्स ऑफ जीएसटी लॉ है, ये हमारी इंट्रोडक्शन है। इस इंट्रोडक्शन से मैं क्या उम्मीद रख रहा हूं कि आपको क्या समझ में आना चाहिए। इस इंट्रोडक्शन से बेटा आपको पता होना चाहिए जीएसटी क्या है, जीएसटी का बेस क्या है, जीएसटी कितनी तरह का होता है, जीएसटी में आईटीसी का कॉन्सेप्ट क्या है, आईटीसी का यूटिलाइजेशन का मैनर क्या है, और कैसे आप एक बेसिक स्ट्रक्चर बना सकते हैं जीएसटी का। ये सब आपको क्लियर है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में अपना नेक्स्ट चैप्टर मेन कंटेंट शुरू करेंगे। यहां पे आपकी इंट्रोडक्शन खत्म होती है बेटा, ठीक है, समझ में आ गया। प्लीज कोई भी डाउट हो तो मुझे बताना, वील सॉल्व दैट एंड मूव फॉरवर्ड, दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो, थैंक यू।